नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। मदरसों के आधुनिकीकरण और सुधारीकरण की अगर बात करें तो योगी सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है और इससे पहले भी कई अहम कदम उठाए, लेकिन अब मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर के जो बात सामने आ रही है उसमें कितनी दूरदर्शिता देखी जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य। पढ़ाई से पहले होगा जन गण मन। ईद की छुट्टी के बाद सभी मदरसे खुल चुके हैं। 14 मई से मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। क्लासेस से पहले अब हर रोज मदरसे में जन गण मन गाना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जब स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है तो फिर मदरसों में क्यों नहीं गाया जा सकता। देखिए, सभी स्कूलों में अक्सर राष्ट्रगान गाया जाता है। मदरसों में अनिवार्य करने का मतलब है कि वहाँ नहीं गाया जा रहा होगा, इसीलिए अनिवार्य किया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना बनी रहनी चाहिए। इस पर ओवैसी जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए और निर्देश देना चाहिए सभी मदरसे चलाने वाले लोगों को कि स्कूल में जब प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद जो है वो राष्ट्रगान जरूर गाएं। इस तरीके का एक निर्देश देना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो, देश के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका का वो निर्वहन कर सके, इसके लिए अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। और राष्ट्रगान का तो अनिवार्य रूप से निश्चित तौर पर गायन होना चाहिए। तमाम परिषदीय विद्यालयों में पहले ही इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड ने भी मदरसों के भीतर इस प्रकार का राष्ट्रगान का गायन हो, इसके लिए आदेश किया है। ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने पर यह फैसला लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देने लगी है। इसी के तहत आज उन्नाव के मदरसों में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी है। मदरसों में राष्ट्रगान के साथ दुआ भी पढ़ी गई। ये पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज अगर जो है कहते योगी जी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा इससे जो है संदेश यही जाता है कि देश के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम भाव, सम्मान, आपसी अखंडता, एकता, ये सब जो है कि कहते हैं, और देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है उसका संदेश जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो पहले से पढ़ा जा रहा था और अब भी आगे भी पढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पहले राष्ट्रगान होगा और फिर ज्ञान मिलेगा। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सरकार का फरमान और मदरसों में राष्ट्रगान, तो देशभक्ति की जगानी पड़ेगी अलग, और राष्ट्रगान कितना जरूरी है नहीं रह पाओगे अब अलग थलग। तो संदेशा क्या देने की कोशिश की जा रही है, सरकार का फरमान, जरूरी राष्ट्रगान। तो आज हम बात करेंगे फिलहाल सरकार के इसके पीछे क्या मंशा है और क्यों, किस तरीके से जब राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जब बात हो रही है तो ये भावना कितना और जागेगी। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से परिचय करा देते हैं आए हुए मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हैं। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हाजी हसन अहमद जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी हसन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खास मेहमान पीयूष पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि अध्यक्ष हैं स्वर्ण भारत परिवार के। पीयूष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सबसे खास शो कुरुक्षेत्र में। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं जब राष्ट्रगान को लेकर के बात कर रहा हूं, मैं हाजी जी आपके पास आ रहा हूं। हाजी हसन अहमद जी, कुल मिलाकर सरकार का ये आदेश ज्ञान से पहले होगा जो राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान को कितना आप जरूरी मानते हैं और कितना आप इससे तारुफ रखते हैं, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रगान हमेशा से मदरसों में होता था, बस ये है कि मखसूस तारीख़ में और मखसूस त्योहारों के ऊपर, जो हमारी यौम आज़ादी
और यौम जमहूरिया और जिस दिन संविधान 26 जनवरी 15 अगस्त को हमेशा से होता था, और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन हुआ करते थे उसमें से हुआ करता था। ये कोई स्पेशल आदेश नहीं है, क्योंकि आज़ादी के उस वक्त जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था तो रेशमी रुमाल तहरीक मदरसों से ही चली थी, और आज तक हमारा इतिहास रहा है कि होता रहा। लेकिन आज कुछ ऐसा माहौल है कि आज जब मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात हो रही थी, जब हो रहा था कि एक आइडियल मदरसा बनाया जाएगा, मदरसों में एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होगा, मदरसों की छवि ऐसी होगी, हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था। लेकिन अफसोस कि पिछली एक सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो गया, दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया, उस पर अभी तक हिंदुस्तान में कोई एक आइडियल मदरसा नहीं बना कि इसकी तर्ज पे हम सारे मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे। लेकिन हो ना सका। लेकिन हो सकता है कि शायद हमारे मुख्यमंत्री का ये आदेश और इसके बाद कोई ऐसा आदेश आ जाए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था होगी, साफ पानी की व्यवस्था होगी, हवा की व्यवस्था होगी। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि हमारे बैठे हुए सरकार में जो लोग इक़्तिदार में हैं उनको सद्बुद्धि अता करें, और मदरसे ही नहीं जितने भी एजुकेशनल हब हैं वो बिल्कुल हाईटेक और न्यू टेक्नोलॉजी से लैस हों। जी चलिए, हाजी हसन जी ने अपनी बात की। दीपक सोनकर जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कुछ जो आपत्ति किसी को नहीं है लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के आपत्ति है, तो सरकार इस राष्ट्रगान के जरिए क्या संदेशा देना चाहती है? देखिए आलोक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि लगातार चाहे मदरसों के विद्यालय हो, चाहे आम आप बेसिक विद्यालयों को ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी के विद्यालयों को ले लीजिए, चाहे किस्नेटी के विद्यालयों को ले लीजिए, लगातार हमने देखा था कि हम लोग भी अपनी शिक्षा क्लास में जाने से पहले राष्ट्रगान गाने का काम करते थे। और जिस तरीके से लगातार आज भी ये निर्णय लिया गया है, ये एक सकारात्मक निर्णय है। किस तरीके से मदरसा में तालीम करने वाले छात्र निश्चित रूप से तालीम लेना चाहिए और अच्छी बात है, तालीम करना चाहिए। तालीम के साथ साथ उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जा सके, उनके अंदर भी देश प्रेम का भाव जाग सके, और अपने देश के लिए, अपने इस भारतवर्ष के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे विचारों का भाव उनके अंदर जा सके कि हम भी अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करने योग्य हैं। देखिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, शिक्षा के आधार पर ही युवा का डेवलपमेंट होता है। अगर आज ही तालीम के समय ही हम देश प्रेम की भावना का जगाने का काम कर रहे हैं, और ये आज से नहीं है, लगातार हमने देखा है कि लगातार हम जिस तरीके से हर विद्यालय के अंदर भी राष्ट्रगान किया जाता है और एक पहल है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता इसका बड़े प्रभुत्व से स्वागत कर रही है। और मैं निश्चित रूप से ये इस भावना के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आलोक जी, इसका प्रभाव है, और इस प्रभाव के साथ छात्रों के अंदर एक भविष्य के निर्माण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह निर्णय लिया गया है। जी, अगर ये निर्णय जिस तरीके से लिया है, प्रदीप जी मैं इस पर सबसे पहले आपकी भी अब एक टिप्पणी जरा चाहूंगा कि इस निर्णय को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर मदरसे हो या किसी भी विद्यालय के अंदर राष्ट्रगान गाया जा रहा है, राष्ट्रगीत अगर प्रार्थना सभा से पहले गाया जा रहा है, इसमें इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि आज के मॉन्टेसरी स्कूल हो, आप अभी परिषदीय विद्यालय की बात कर रहे थे, प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी के स्कूलों की बात कर रहे थे, आप बताइए कि कहां प्रार्थना सभा से पहले राष्ट्रगान गाया था? ऐसा नहीं है, असत्य बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसी भी विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा से पहले राष्ट्रगान होना चाहिए। और ऐसा राजनीतिक दल सरकार में आने के बाद जिसने तिरंगे का सम्मान न किया हो, जिसने राष्ट्रगान पे सवाल खड़े किए हो, आज वो राष्ट्रगान की बात कर रहा है, इस भारत के गौरव के, भारत के एक नागरिक के लिए गौरव की बात है। कम से कम वो विचारधारा जिसने तिरंगे का सम्मान ना किया हो, वो विचारधारा जिसने राष्ट्रगान का सम्मान ना किया हो, आज कम से कम उस तरफ कदम बढ़ा तो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं दीपक सोनकर जी कि जिसने तिरंगे का सम्मान ना किया हो, फिर ये सब चीजें आखिर कहां से आ गई? जब सरकार एक एम को लेकर के चल रही है, एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात की रही, राष्ट्रभक्ति की बात करी, तो फिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो कैसे माकूल जवाब देगी फिर सरकार? देखिए, तिरंगे का सम्मान तो हमने लाल चौक पर फहराने के पर भी किया था, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राष्ट्र धर्म के साथ साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जनता के सेवक के रूप में काम कर रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी बात हमारे भाई प्रदीप जी ने करी थी, मैं बताना चाहता हूं
निश्चित रूप से हम लोगों ने भी अपने छोटे विद्यालयों में शिक्षा ली है। हम लोगों ने भी उस समय प्रार्थना क्लासेस में जाने के समय पहले ही हमने राष्ट्रगान गाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आज जब बेसिक शिक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं तो बेसिक शिक्षा का कायाकल्प भी आज दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,38,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। आज कितना वहां पर वातावरण शिक्षा का बना हुआ है, आज वहां शिक्षा का कितना बड़ा मॉल खड़ा हुआ है। तो लगातार आलोक जी ये बहुत सकारात्मक निर्णय है। इससे लेकर के एक बच्चों के अंदर एक सर्वांगीण विकास की भावना भी जागेगी, अपने देश के प्रेम की भावना जागेगी, अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी, अपने हिंदुस्तान प्रेम की भावना जागेगी। निश्चित रूप से इस पर हम लोगों को सभी को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल हाजी जी, कुल मिलाकर के देश प्रेम की बात की जा रही है, राष्ट्र प्रेम की बात की जा रही है और मुझे लगता है कि इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सरकार के इस कदम की सराहना करनी चाहिए और समर्थन करना चाहिए। क्यों हाजी साहब? देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि 1,51,000 या समथिंग जो भी इन्होंने आंकड़ा दिया, 1 लाख के ऊपर ही दिया कि इस बेसिक स्कूलों का कायाकल्प कर दिया गया। शायद ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दिल्ली में तो देखा गया, उत्तर प्रदेश में तो कोई भी एक आइडियल ऐसा दिखता नहीं है और कहीं भी कोई भी प्राइमरी स्कूल का कायाकल्प हुआ हो ये तो नहीं दिखता। उल्टे कोर्ट को कहना पड़ा था कि अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन दिलवाए। ये टिप्पणी करनी थी पड़ी थी, इतना खराब एटमॉस्फेयर और माहौल सरकारी स्कूलों का हो गया था। वो कौन से सरकारी स्कूल है जिनका कायाकल्प हो गया? तो ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। मैं समझता हूं भारत समाचार की टीम पूरे लखनऊ में और पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुकी है। कोई एक स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जो आइडियल हो। कोई एक सरकारी स्कूल, बाराबंकी के आप मदरसों की बात करिए, मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर तमाम बेसिक स्कूलों की बात की है, उसका जवाब ये। ठीक है, रही बात मदरसों की, अरे तो मदरसों में एक लंबी फहरिस्त है उलमाओं की और तालिबों की जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम साहब मरहूम, जो भारत के राष्ट्रपति हुए, जो मिसाइल मैन हुए, जिन्होंने भारत का गौरव सारी दुनिया में फैलाया, वो भी मदरसे से निकले थे। तो मदरसों में तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की तो बात ही आप ना कीजिए। आपके यहाँ से आपकी ही पार्टी जो हिंदू महासभा हुआ करती थी उसको भी राष्ट्रीय सिद्धांत नहीं था। वही आज जहर घोलने का काम कर रही है। कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को कुछ ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए जिससे जो खाइयां बढ़ रही है वो पटे, मदरसे आधुनिकरण की तरफ जाए। राष्ट्रगान गाने से मदरसे आधुनिक नहीं होते। मदरसे अपनी खस्ता हालत की वजह से इस हालत में है। बच्चों के पास आपने जो अभी अपने वाल पे पीछे लगा रखा है उसमें जमीन में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है, एक दरी भी नहीं है उसके पास, एक आसन नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। आप लोगों ने कितनी आवाजें उठाई, आप लोग रहनुमा तो बहुत बनते हैं, बड़ी बात यह है सरकार तो फिर भी बात कर रही है आधुनिकीकरण को लेकर के। सिर्फ बात कर रही है जी, यही कहना। अभी जो फर्जी जो चल रहे थे जॉन पेपर, उस पर भी सरकार ने पूरे डिटेल्स मांगे कि नहीं? क्या हुआ जी, क्या हुआ डिटेल्स का, क्या हुआ? प्रीव्यू आपने कितना लिया, आपने कितना सवाल उठाया? कौन खा रहा है? वही सरकारी अधिकारी, उनके ऊपर बैठे हुए मंत्री जी। कहां जा रहा है वो पैसा, कौन खा रहा है जी? उसमें अंकुश कौन लगाएगा? हम निकलेंगे तो कहा जाएगा ये सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन आप जो रहनुमा बनते हैं जिस तरीके से, आपको भी सवाल उठाना चाहिए। मैं आप पर भी सवाल खड़े करता हूं। कि आपने कितनी बार यह मुद्दा उठाया। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए, मैं आऊंगा सोनकर जी आपके पास। हमारे साथ पीयूष पंडित जी जुड़ गए। पीयूष जी, जब हम मदरसों को लेकर के बात कर रहे हैं, मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर के सरकार कई कदम उठा चुकी है और अब राष्ट्रगान को लेकर के अनिवार्य कर दिया है और उसकी बानगी भी देखने को मिली। उन्नाव में कई स्कूलों में शुरू भी हो गया चले। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसी क्रम में, उसी तेजी में पीयूष जी विरोध की सुर भी साफ तौर पर नजर आने। विरोध आखिर किस बात का? जी, पीयूष जी से हम संपर्क करेंगे। एक बार कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन
सोनकर जी, जब अगर विरोध हो रहा है तो फिर अब आप लोग कैसे समझा पाएंगे इस तरीके से? बड़ी बात ये अब आपके सामने भी बड़ी चुनौती है। देखिए पहले तो मैं हाजी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि बार बार आप कह रहे थे कि मदरसों में भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। अरे हाजी साहब, हमने तो आधुनिकीकरण करने की बात को करने का काम शुरू कर दिया। किस तरीके से मदरसों में भी डिजिटल पढ़ाई का केंद्र बनना चाहिए, किस तरीके से वहां के छात्र भी प्रोजेक्टर से पढ़ाई करने के योग बनने वाले हैं। तो लगातार उसको लाने का काम शुरू कर दिया। अरे भाई, आप देखिए किस तरीके से ये बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव। और जिस तरीके से निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, अगर आप बात कर रहे हैं तो विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। कितना दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं। आलोक जी, अभी आपने उन्नाव की चर्चा करी थी कि उन्नाव की शुरुआत की है, और मैं देख रहा हूं, मैं उस राष्ट्रगान के इस वीडियो को भी देख रहा था, मैं उस राष्ट्रगान को गाते हुए बच्चों का उत्साह भी देख रहा था कि किस तरीके से उन बच्चों के अंदर उत्साह था राष्ट्रगान को लेकर के। तो जिस तरीके से आज एक उत्साह की बात हुई है, आज बच्चों के अंदर एक उत्साह उत्सव को बढ़ाने की बात हुई है, आज एक नए पायदान पर खड़े रह करके एक अच्छे बच्चों को शिक्षा सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके राजनीतिक सर्वांगीण और हर एक चित्र को नेतृत्व देने के लिए यह बात किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से हर एक बच्चे के अंदर हम शिक्षा के साथ साथ कैसे उसमें सामाजिक विषयों का भी ज्ञान रख सकते हैं और उनमें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान रख सकते हैं, कैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन का भी ज्ञान रख सकते हैं। आज इस विषय पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हर साहब, यानी कि आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, छात्र बनना चाहिए, उसको लेकर के सरकार ने काम करने का काम किया है। नहीं, काम कहाँ किया? अभी बात की है भाई, अभी बात की है। कहाँ एक आइडियल मदरसा बता दिए कि इसको हमने डिजिटल कर दिया, इसमें काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, बाराबंकी में क्या करके देखिए जरा, आप कितने मदरसों में गए जरा आप ये बताइए। अच्छा हाजी साहब, क्या आप कितने मदरसों में गए, अपने जायजा लिया वहां पर? हम सरकार के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हमने आपसे सवाल किया है, आप प्रवक्ता दे रहे हैं, आप भी जो रहनुमा बनते हैं उसके कितने जी जवाब दे दीजिए। आप जिस वर्ग के रहनुमा बनने उसने क्या किया? मैं भी आपसे सवाल कर 10 दलीलें मैं लखनऊ की दूंगा जिनको, जिन मदरसों को हाशिए पे पहुंचा दिया गया है। और आपने उत्थान के लिए क्या कर दिया? क्या कितनी बार आवाज उठाई? मैं उस पर भी बात करूंगा। हमारे साथ के चैनल पे कम से कम 50 बार आवाज उठा चुका हूं और फिर आज उठा रहा हूं जी। अब बताइए, आवाज उठाने के साथ साथ सरकार ने अपना क्या काम किया है? क्या काम किया? सुल्तान मदारिस, अब मैं बताता हूं, जो 150 साल पुराना मदरसा है इसी लखनऊ में, कभी किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब है, वहां प्रिंसिपल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं है? उन मदरसों तक उनके बच्चों को क्यों नहीं है? अच्छी व्यवस्था के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से, और जिस उन्नाव के मदरसे की आप बात कर रहे हैं, वहां हमेशा से राष्ट्रगान गाया जाता था। उनके मुंतजमीन टीवी स्क्रीन पे आके इसी चैनल की कह रहे कि हमेशा से होता था, और अब ये घोषणा कर दी तो अच्छी बात है, अब तो और होगा, अब तो 2 टाइम होगा, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपने कहा है। हम आपको याद दिला रहे हैं क्या कुछ अब आप करिए भी, ठीक है, क्या कुछ हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। शुरुआत कहां से हुई? पीयूष पंडित जी के पास एक बार फिर से आएंगे। पीयूष जी, लगातार आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने हाजी साहब की भी बात सुनी। जब सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम उठाया है तो उसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? हर कदम का विरोध, हर पहल का विरोध। ये एक्चुअली क्या है कि मानसिकता है, मुस्लिम समाज के कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में हर एक सुधार की प्रक्रिया का विरोध करना जो है मुस्लिम समाज की आदत बन गई है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगा, ये कोई हिंदू या मुस्लिम मदरसा या स्कूल का टॉपिक नहीं है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक कार्यक्रम के तहत जो है ये फैसला लिया गया है, जिसके लिए कि बधाई की पात्र उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो सरकारी पद्धति जो भी हो, आप समझें मदरसा है तो मदरसों को भी अनुदान जो है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। जिस तरीके से सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं, मैं सभी मदरसों की बात नहीं करता हूं, जैसे प्राइवेट स्कूल लोग चलाते हैं वैसे प्राइवेट मदरसे भी चलाते हैं। अब जहां मदरसों में ये प्रक्रिया जारी की गई है सरकार के द्वारा, वहां पे समझने वाली ये बात है कि राष्ट्रगान कोई भारतीय जनता पार्टी का एंथम नहीं है। राष्ट्रगान बेसिकली क्या है, अपने देश का एक गौरव है जिसको गाने की आवश्यकता है और इसको सभी लोग एक्सेप्ट करें, इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करें। दूसरी बात क्या है कि जब मदरसों की शिक्षा की बात आती है, अभी हमारे स्कॉलर मुस्लिम भाई साहब बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहीं से पढ़ लिख के बहुत सारे लोग जो है
आज़ादी की लड़ाई लड़े या फिर आज बहुत अच्छे अच्छे पद पे पहुंचे हैं, तो उनको ये जानना होगा कि देश में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें 80% ऐसे लोग होते हैं जो मदरसों से ज्ञान लेते हैं। तो जब एक सरकार आई है जिसने कि आपके यहाँ के बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करी, आज राष्ट्रगान की तरफ प्रेरित आपको कर रही है। कल आपके मदरसों में कैमरे लगे, वो किस मदरसे से थे? सर सुनिए पूरी बात। अभी किस मदरसे से आते थे वो जो अयोध्या में पकड़े गए, जो पूजा स्थलों के बीच में पॉलिटिकल तरह तरह की चीजें फेंक रहे थे, वो किस जगह से? ये कैसे लोगों को आप ले आते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है, वो नफरत की बात करते हैं? बताइए किस मदरसे से आते थे वो, या वो जो डीजीपी पकड़ा गया था वो किस मदरसे से पढ़ा हुआ था? ये वही है, ये आने वाले समय में बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग कैमरे के माध्यम से होगी। जो भी बच्चा पढ़ेगा आपके यहाँ का मदरसे में पढ़ेगा वो बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा लेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जब शिक्षा सुधार करने की बात आ रही है तो योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा पद्धति को अच्छा करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोगों को सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रगान गाना ये कहीं कोई अपराध नहीं है। राष्ट्रगान, चलिए मैं अपराध और अपराधी की बात नहीं कर रहा हूं सोनकर जी, जो सवाल उठे मदरसे को लेकर के मैं सवाल कर रहा हूं। जो हाजी साहब ने सवाल किया है कि कोई नाम बता दीजिए, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो गोरक्षनाथ मंदिर हमले का जो आरोपी मुर्तजा, कहां से उसका कनेक्शन था? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरा चाहूंगा, जरा उसको खंगालिए जरा जी, और इस बात का जवाब दीजिए सोनकर जी। देखिए समस्या मदरसों में है, समस्या मदरसों में है और हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे स्कूल की समस्या हो चाहे मदरसों की समस्या हो, उसको दूर करे। और ये उसका एक पहला कदम है। आज राष्ट्रगान शुरू होगा, कल वहां कैमरे लगेंगे कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है। ये भारत देश के बच्चे हैं, ये किसी हिंदू मुसलमान के स्कूल में पढ़ने वाले, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले नहीं है। पूरे देश के सरकार को नजर रखनी चाहिए कि उसका शिक्षक, उसका टीचर या मौलवी किस प्रकार की शिक्षा हमारे आने वाले भविष्य को दे रहा है। जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या संदेशा जा रहा है सोनकर जी? पीयूष जी, मैं सोनकर जी के पास आऊंगा, सोनकर जी से जवाब लूंगा कि अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब जब नई शिक्षा की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे में सरकार की अहम जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आलोक जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी बखूबी तरीके से निभा रही है। आज हमने देखी, बार बार आप एक बात कह रहे थे, मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। मैं खुद भी बरेली का रहने वाला हूं। बरेली के अंदर एक जसोली स्थान पड़ता है। जसोली के अंदर प्राथमिक विद्यालय का इतना मॉड्यूलेशन है कि वहां छोटे बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ाई करते हैं। आप देख लीजिएगा जाके हाजी साहब जाकर के, मैं आपको दिखा दूंगा उसका फोटो, मैं आपके फोटो भी व्हाट्सएप पर कर दूंगा मोबाइल पर, उसके फोटो और पिक्चर को भी दे सकते हैं। यह उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने उदाहरण बनाइए, यही स्लोगन दीजिए, यही तर्ज पे प्रदेश के सारे मॉडर्न स्कूलों को बनाएंगे। पहले जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप किसी को बोल रहा है तो आप अपने सुनने का भी काम करिए, भाषणकर्ता के साथ साथ श्रोताकर्ता भी बनिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास, 24 करोड़ जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से जनता के सेवक के रूप में करने का काम किया जा रहा है। जहां हमने भी देखा था आलोक जी कि 2017 से पहले प्राथमिक विद्यालयों का हालत क्या हुआ करती थी, और आज जाकर के हाजी जी एक बार देखें, जहां के भी हाजी जी रहने वाले हैं, एक बार खुद के अपने प्राथमिक विद्यालयों का हालत को देखें कि 17 के बाद में कितना प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से युवाओं को डेवलप करने का भी काम किया जा रहा है, शिक्षा क्षेत्र का बदलाव भी किया है। एक उदाहरण और मेरे ध्यान में आ रहा है आलोक जी, कभी हम लोग भी सोचते थे कि किस तरीके से हमारे गरीब बच्चे भी कभी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग, माने उनकी निःशुल्क परीक्षा पास करने का काम, जैसे कि उसकी कोचिंग करने का भी काम कर सकते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में करने का काम किया कि आईएएस आईपीएस की कोचिंग की शिक्षा निःशुल्क करने का भी काम। जो भी सरकार काम कर रही है, मैं प्रदीप इस पर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। भले इनका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नजर नहीं है, लेकिन एक कोशिश, एक पहल तो जरूर की गई है। मानते हैं आपकी नहीं जी प्रदीप जी?
आलोक जी, निश्चित तौर पर हाँ। सरकार ने एक निर्देश जारी किया, भारत के भविष्य के लिए निर्देश जारी किया कि वो बच्चे जो भारत का भविष्य हैं वो जो प्रार्थना सभा से पहले राष्ट्रगान गाएं। ये एक निर्देश होना चाहिए था सारे विद्यालयों के लिए, सारे शिक्षण संस्थानों के लिए। और वो सभी भारत का भविष्य हैं, वो सारे बच्चे भारत का भविष्य हैं, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर के लोग हों, चाहे मॉन्टेसरी स्कूल में बैठे हुए लोग हों, चाहे प्राथमिक विद्यालय के लोग हों। आज प्राथमिक विद्यालय के डेवलपमेंट की चर्चा हो रही थी। हम पूछना चाहते हैं कि आज 18,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद बंद हो गए। लखनऊ जहां पर बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे बहुत दूर नहीं है, आप ये पुराना किला पे एक प्राथमिक विद्यालय होता था, वहां पर बिल्डिंग टूट के भाजपा नेता का आवास बन चुका हो रही है। ये घटना नहीं है। उसके बगल में वो जो हुसैनगंज के पीछे वाला एरिया, उसको कौन सा मोहल्ला कहते हैं, वहां से भी प्राथमिक विद्यालय गायब हो गया। हम कृष्णानगर में रहते हैं, बगल में केसरी खेड़ा में एक प्राथमिक विद्यालय था, वो आज खत्म हो चुका है। वहां पे सभासद की जो महिला सभासद है उनका बोर्ड लग चुका है, वहां से विद्यालय शिक्षा के काम खत्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, और इन विद्यालयों में भारत के भविष्य के लिए जो लोग तैयार होना चाहिए वो आपसे नौकरियां मांगने आते हैं, आप उन पर लाठियां चलाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं प्राथमिक एक मिनट आलोक, और जो लोग इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक हैं उनसे आप काम क्या लेते हैं? वोटर लिस्ट बनाने का काम लेते हैं, प्रधानी का चुनाव कराने का काम लेते हैं, और सारे काम शिक्षा व्यवस्था के अलावा मिड डे मील बनवाने का काम लेते हैं। शिक्षा के अलावा सारे काम आप इन्हीं टीचरों से लेते हैं। तो आप पूछिए कि भारत के भविष्य के लिए आप तैयारी क्या कर रहे हैं? नहीं लगेगी अब ये भी कुछ, अब उसमें भी कमिटमेंट किया गया। आप खैर हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन जिन सवालों को लेकर के भी उठाया बहुत जिम्मेदारी से, मैं पीयूष पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। पीयूष जी, लगातार प्राथमिक स्कूलों पर चर्चा हो रही है, उनकी व्यवस्था को लेकर के, इनके सिस्टम को लेकर के, लेकिन कितने लोग हैं जो प्राथमिक जो पाठशालाएं चल रही हैं अपने जानने वालों को, अपनों को इन विद्यालयों में भेजते हैं? शायद किसी से भी पूछो तो वो सेंट मैरी जैसे स्कूलों का नाम लेंगे। कितने? इस बात को मैं चाहूंगा खुलेपन से इसका जवाब दें, और मैं खुलेपन से पूछूंगा, कोई गुरेज नहीं मुझे इस सवाल को पूछने में। देखिए, हर एक जो भी गार्जियन होता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल का चुनाव करता है। आज उत्तर प्रदेश के जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो स्थिति बन गई है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घरों के हैं, जो सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं। आप उन टीचर्स की स्थिति देखेंगे, सारा दिन वो बैठ के बस गाने सुनते हैं, म्यूजिक चलाते हैं। रीज़न क्या होता है कि आज भारत सरकार, जैसे भी पीछे हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि बड़ी समस्याएं हैं कि एक टीचर के कंधे पे क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है। आज उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। हर एक स्कूल में प्रॉपर तरीके से विद्युतीकरण होना चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के शिक्षकों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जब तक आप स्कूल का माहौल अच्छा नहीं बनाओगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बिल्कुल निश्चित तौर पर पीछे रहेगी। और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी स्कूलों में बदलाव लाया। आज प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर जो है स्कूल यहाँ के दिल्ली के सरकारी स्कूल बन गए हैं। तो कोई गुरेज नहीं है किसी एक दूसरी सरकार से मदद लेने में कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्यालय हैं जो सरकारी स्कूल में चलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा टीचर की नियुक्ति जो होती है उत्तर प्रदेश में होती है। एक बड़ा राज्य होने के नाते हम सबको मिलकर, चाहे वो पक्ष में हो चाहे आप विपक्ष में हो, क्योंकि शिक्षा जो आपको मिल रही है आपके बच्चों को, वो किसी पार्टी के बच्चों की नहीं है, वो पूरे देश के, बिल्कुल, इसमें हम सबकी सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी हो सकती है। अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि उन खामियों को बताएं और जवाब दें, तो जिम्मेदारी से हम जवाब दें। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आपने बहुत बेहतरी से दिया, क्योंकि आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बहुत अहम काम कर रहे हैं। तो मामला यही है कि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के बात आ रही है और बात मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर के आ रही है, लेकिन किनको विरोध है, जिनको विरोध है तो किस बात को लेकर के है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात देश हित की करते हैं, बात हम राष्ट्र हित की करते हैं, तो शायद ये पीछे चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।